किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, अगर हम बातचीत करें इस समय सब्जी बाज़ार की तो टमाटर 80 रुपये किलो, गोभी 40 रुपये किलो, पत्ता गोभी 40 रुपये किलो, मूली 15-20 रुपये की गड्डी और ऐसा सब कुछ जो कई बार बाज़ार में जाने का आपका जोश ठंडा कर देता है और आप खाली झोला लिए वापस चले आते हैं। किसान भाइयों, ऐसी स्थिति में क्या ही अच्छा हो कि हम अपने आसपास की खाली जगह पर सब्ज़ी उत्पादन करें और ना सिर्फ एक अंदर से आनंद महसूस करें, साथ ही शुद्ध सात्विक पोषण युक्त भोजन आपको हमेशा उपलब्ध रहे। विशेष रूप से हमारी जो बहनें हैं, चाहे वो शहर की हों या ग्रामीण बहनें हों, वो सब्ज़ी बनाने के अलावा सब्ज़ी उगाने का भी काम करें। आइए कैसे करें ये जानने के लिए आज की हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बरखा शर्मा जी से मुलाकात करते हैं। आप कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम में पदस्थ हैं और गृह वाटिका की बड़ी जानकार हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम जान लें कि गृह वाटिका वास्तव में होती क्या है। घर में है, वाटिका है, और सीता माता की वाटिका से तो आप परिचित होंगे ही, लेकिन आपकी वाटिका कैसी हो, क्या हो, इसको जानना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, क्या है गृह वाटिका? हाँ सर, गृह वाटिका कोई ऐसा स्थान हो सकता है जहां आप अपने परिवार की आवश्यकता अनुसार सब्जी और फलों का उत्पादन लेकर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। वो कोई आपके घर के आसपास की खाली जगह हो सकती है, घर के पिछवाड़े में कोई जगह हो सकती है। यदि हम शहरी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारा बालकनी में हो सकता है, हैंगिंग गृह वाटिका हो सकती है, या हम छत पे जो हमारे घर के वेस्ट कंटेनर वगैरह होते हैं उनका भी उपयोग करके अपने घर की छत पर भी एक वाटिका तैयार करके अपनी पोषण की आवश्यकताओं के हेतु उससे पूर्ति कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा बगीचा है और जितनी जगह हमारे पास खाली है, अगर हमारे पास नहीं है तो पड़ोस का प्लॉट खाली है, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ सर, जहाँ का हमें उपयोग स्थान मिल करें, जाए। और नहीं भी है तो हम अपने छज्जे का उपयोग कर लें। बिल्कुल सर। तो कैसे करना है, क्या क्या इसके लिए कुछ विशेष तैयारियों की ज़रूरत होती है, या हमको अब चूँकि खेत तो है नहीं और आजकल जो शहर के बल्कि गांव के भी हम कहेंगे घर पक्के होने लगे हैं, बिल्कुल सर। तो ऐसी पक्की ज़मीन पर थोड़ी सी मिट्टी को जोड़कर कैसे एक सुंदर सी बगिया तैयार कर लें? सर, सर्वप्रथम तो हम यदि हमारे पास खेत या कोई जगह उपलब्ध है तो उसके संदर्भ में बात करें। खेत तैयार करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस मदा का सौरीकरण करें। एक कोई पॉलीथीन जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उस जगह को अच्छे से दबाकर उसको 20 से 25 दिन के लिए रख लें। उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जितने भी जो खरपतवार नाशी खरपतवार होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाएंगे और उसको सॉइल को एक हेल्दी सॉइल के रूप में तैयार होगी। उसके बाद हल्की दोमट मिट्टी यदि हमारी रहती है तो वो गृह वाटिका के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यदि 4 से 5 सदस्यों का यदि हमारा परिवार है तो 250 स्क्वायर मीटर जगह आपको वर्ष पर्यंत सब्जी और फल उत्पादन के लिए पर्याप्त है। आप उस जगह में 3 बाय 5 की छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर, या क्यारियों का साइज़ आप अपनी सुविधा और पानी की उपलब्धता के अनुसार भी रख सकते हैं। क्यारियाँ तैयार करें। उसके बाद बीज लगाते समय ध्यान रखना है आपको कि बीज किसी विश्वसनीय स्थान से आपको खरीदना है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर हाइब्रिड सीड हमारे पास उपलब्ध होता है। तो यदि हमारा सीड हाइब्रिड है तब तो हमें उसको ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रीटेड आता है। तो लगाते समय विश्वसनीय दुकान से खरीदें। बीज खरीदते समय उसका बिल ज़रूर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बीज में अंकुरण की समस्या हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपकी गृह वाटिका का जो प्लान है वो पूरा ही फेल हो सकता है। तो चलिए, आपने जो बातें कही हैं उनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आपने कहा कि मिट्टी का सौरीकरण करें, मतलब उसको अच्छी कड़क धूप दिखा दें। बिल्कुल सर। तो जिससे कि कीटाणु भी मर जाएंगे, कीट के अंडे भी मर जाएंगे, खरपतवार के बीज भी नष्ट हो जाएंगे, यानी अब साफ शुद्ध मिट्टी आपके पास मिट्टी तैयार हो गई। तो एक बड़ा परिक्षेत्र है, उसमें हम या तो क्यारी बना लें, और नहीं है तो सिर्फ गमले में प्लास्टिक की थैलियों में कर लें। बिल्कुल सर। प्लास्टिक और इवन आजकल एक और नया कॉन्सेप्ट है, हमारे काफ़ी सारे कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहा है।
आजकल कंस्ट्रक्शन का काम हम देखते हैं बहुत वृहद स्तर पर हर जगह होता है। तो वो जो सीमेंट की खाली बोरियां होती हैं सर, आप उसको फोल्ड करके अच्छे से साफ़ पानी से धो लें, सीमेंट उसमें से पूरी निकाल लें, आप उसमें भी मिट्टी भरकर आपकी गृह वाटिका तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेनर तो हमारे घर से वेस्ट नहीं निकलते, बट सीमेंट की बोरियां, कोई भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन साइट भी हो तो 20-25 सीमेंट की बोरियां आपको मिल सकती हैं। तो उसमें भी आप सब्ज़ी और कुछ फलों का भी उत्पादन आप उस कंटेनर या बोरियों में मिट्टी के द्वारा कर सकते हैं। और ये तो आपको धीरे धीरे अनुभव बता देगा कि किस चीज़ को मिट्टी के गमले में रखना है, किसको सीमेंट के गमलों में रखना है, किसको थैलियों में रखना है, किसको खाली थैलियों में रखना है, और आप धीरे धीरे परिपक्व होते चले जाएंगे। और क्या डॉक्टर साहब ज़रूरी है कि ये ज्ञान और ये बीज, ये प्लांट मटेरियल आपस में एक दूसरे से बांटा जाए? हाँ सर, यदि बांट के हम यूज़ करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि कोई एक सब्ज़ी का उत्पादन मैक्सिमम सीजनली होता है जी। अब आपके 4 ही लोगों की फैमिली है और मान लीजिए आपकी वाटिका में 2-2.5 किलो टमाटर हो गया, तो या तो आप पड़ोस से उसको एक्सचेंज कर लें। पहली चीज़, यदि आप एक्सचेंज नहीं करना चाहते तो आप उसको प्रोसेस करके भी आने वाले समय के लिए उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाकर उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में हमारे लिए प्रोसेसिंग इसलिए असंभव है क्योंकि सर सब्जियां इतनी महंगी हैं कि हम अपने भोजन में ही पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो हम प्रोसेसिंग के लिए क्रय करें ये संभव नहीं है, तो हम उसको प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और आपस में शेयर करने से सर आपको चॉइस ज़्यादा मिल सकती है। आपने शेयर किया, आप टमाटर दे दीजिए, गोभी ले लीजिए, लौकी गिलकी को एक्सचेंज कर लीजिए, तो क्या है हमारे पास चॉइस बढ़ जाती है और पारिवारिक संबंध थोड़े सुदृढ़ होते हैं सर। तो ज़मीन गृह वाटिका के लिए चाहे कम हो लेकिन दिल तो आपको बड़ा रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। आपस में आप बंटवारा कीजिए और खास करके अनुभव बांटिए कि ये सब्ज़ी इस तरीके से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो सर उस सब्ज़ी के साथ आपकी, चूँकि आपने उसको ग्रो किया है, आपने उसकी देखभाल की है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट विशेषकर महिलाओं को हो जाता है। बिल्कुल भावनात्मक लगाव होता है। भावनात्मक लगाव आप उसी फैमिली से शेयर करते हैं सर जो फैमिली आपके बहुत क्लोज हो। आप हर किसी को नहीं बांटेंगे, चाहे तो बेच सकते हैं, आपकी ऑर्गेनिक सब्जी है, बट आप किसी फैमिली से शेयर करते हैं जिस फैमिली से आप भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो ये भावनाओं का भी एक आदान प्रदान का जरिया हो सकता है। पर आपने एक बहुत अच्छी बात कही, प्रसंस्करण जरूर कर लें। जो अतिरिक्त हमारे पास सब्जियां हैं हम उसको काट के सुखाएं। बिल्कुल हम उसका टमाटर है तो केचप बनाएं, कुछ चटनियाँ बनाएं, कुछ अचार बनाएं, कुछ जैम और मुरब्बा बनाएं। तो इस तरफ खास करके शहरी महिलाएं तो बहुत कुछ जानकारी रखती हैं, ग्रामीण महिलाओं को आप कैसे प्रेरणा देना चाहेंगे? हाँ सर, ग्रामीण महिलाओं को जो प्रोसेसिंग है, चूँकि हमारी जो ग्रामीण बहनें होती हैं उनके पास समय का अभाव बहुत होता है सर, क्योंकि बहुत सारी फील्ड में वो लोग काम करते हैं। बट जैसे मेथी को सुखाना है, पालक है ना, टमाटर काट के उसका पाउडर तैयार करना है, या जैसे इस समय मटर का सीज़न है, हम देखते हैं कि ये मटर का पीक सीज़न है, उसके बाद हमें मटर काफ़ी कॉस्टली जो प्रोसेस होती है मिलती है, तो उस मटर को वो लोग आसानी से छील के और प्रोसेस कर लेते हैं। आप फ्रिज में उसको स्टोर करें तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होती है सर, तो बड़ी आसानी से ग्रामीण महिलाएं इन सब्जियों को संरक्षित कर साल भर के उपयोग के लिए एकत्रित करके रखती हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। और उसी में से आप बीज भी लगातार तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बाज़ार पर डिपेंडेंसी हमारी हो। बिल्कुल सर। अगले साल के लिए भी आप बीज लगा दें। लेकिन अब जैसे हम इसी मौसम की बात करें, ये देखा जाए तो सब्जियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मौसम है और सबसे ज़्यादा सब्ज़ी खाने की इच्छा भी होती है। बिल्कुल सर। कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो हमारे शहरी और ग्रामीण महिलाएं या हमारी गृह वाटिकाओं में सजाई जा सकती हैं? हाँ सर, जैसा कि ये जो रबी वाला सीज़न है जिसको हम ठंड का सीज़न कहते हैं, ये सबसे हेल्दी सीज़न होता है। इस समय आपको भूख बड़ी अच्छी लगती है। हम मार्केट में भी देखें तो सब्जियां बहुत अधिक मात्रा में हमें बाज़ार में भी उपलब्ध होती हैं। सबसे ज़्यादा ये सीज़न है पत्तेदार सब्जियों के लिए जाना जाता है सर। मेथी, पालक, धनिया, बथुआ, सरसों की भाजी, राजगिरा, ये सब ऐसी भाजियाँ हैं जो बहुत छोटे गमले में या आपका कोई पुराना टब हो तो 8 से 10 दिन के अंदर ये सब्जियां ग्रोथ करके तैयार हो जाती हैं और आप इनका उपयोग भोजन में कर सकते हैं। तो सब्जियां तो वही हैं जो हमें दूर से ललचाती हैं, लेकिन उसके निकट हमको जाना है तो हमें खुद एक छोटा सा किसान बनना पड़ेगा। अगर आप शहर में भी रहते हैं, अगर आप नौकरी भी करती हैं, आप कुछ और भी काम करते हैं, तो साथ साथ हमारे जो शहरी उपभोक्ता हैं वो अपने आप को एक लघु किसान के रूप में पा सकते हैं। एक छोटा सा विराम हमको लेना होगा और इसके बाद हम तुरंत लौट रहे हैं। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। तो किसान भाइयों, हम बातचीत कर रहे थे पौष्टिकता के लिए गृह वाटिका तैयार करना, और ये जानकारी हमको दे रही हैं डॉक्टर बरखा शर्मा जी, जो कि केवी के जावरा में पदस्थ हैं। और इनको ना सिर्फ खेती का अनुभव है, बल्कि जो घर में लगाई जाने वाली खेती, घर में की जा सकने वाली खेती है, उसकी भी आप जानकार हैं।
डॉक्टर साहब, हमने ब्रेक पर जाने से पहले ये तय किया था कि हमें कौन सी सब्जियां इस मौसम में लगाना है। तो जब जो सब्जियां हम लगा रहे हैं, इस मौसम में लगा रहे हैं, विशेष रूप से उनमें हम कौन सी सावधानियां रखें कि हमको अच्छा ही उत्पादन मिले? हम क्यों सोचें कि हमको एक लौकी मिल जाए, एक टमाटर मिले, बहुत सारा मिले? हाँ सर, सबसे पहले तो जो भी पोषण गृह वाटिका है उसमें आपको कौन कौन सी सब्जियां लगानी है, इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके परिवार की, हर परिवार की सब्जियों की आवश्यकता थोड़ी सी भिन्न होती है। मान लीजिए आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, मीडियम साइज़ या एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, तो आपको अपने परिवार की सब्जियों की आप प्लान करते समय हरी पत्तेदार सब्जियों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं उनको पेट संबंधी समस्याएं हैं, हमारी किशोरी बालिकाएं या बालक हैं तो उनको आयरन की कमी की समस्या से जूझना पड़ता है। तो हम कोशिश करें कि सर जितना हो सके इस सीज़न में पत्तेदार सब्जियों को लगाएं। इसके अलावा हम यदि वाटिका प्लान कर रहे हैं तो पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी सब्जियां हम लगा रहे हैं वो सीजनल वेजिटेबल हो। जिस सीज़न में जिस सब्जी का उत्पादन होता है यदि हम उनका उपयोग करते हैं तो कीड़े और बीमारियों की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा कि हम गृह वाटिका प्लान करते समय कोशिश करें कि हर वर्ग की सब्ज़ी हमारी गृह वाटिका में उपलब्ध हो। जैसे सेम वर्ग की सब्जियां हैं, हम फलियां लगाएं, मटर है, सेम है, बालोर है, चंवला फली है। इसके अलावा हम गोभी वर्ग की सब्जियां लगाएं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। बल्ब वर्ग से हम लहसुन और प्याज को गृह वाटिका में स्थान दे सकते हैं। जड़ वाली सब्जियों में हम गाजर, मूली, चुकंदर का उपयोग कर सकते हैं। फलदार वृक्ष यदि हमारी गृह वाटिका में है तो उन फलदार वृक्षों को लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि फलदार वृक्ष हमें अपनी वाटिका की उत्तर दिशा की ओर लगाने हैं, जिससे हमारी सब्जियों की क्यारी या गमलों में हमने लगाई है तो वहाँ धूप का अवरोध ना हो और हमारे सारे प्लांट्स को हवा और धूप लगातार सही मात्रा में मिलती रहे, जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और ख़ास करके हमारी ग्रामीण बहनें विशेष रूप से ध्यान दें कि कुपोषण की समस्या से सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित होता है, जबकि आप ही तो अन्नदाता हैं, आप ही तो सब्जी उत्पादक हैं। इसके बावजूद अगर आपके पेट तक, आपके शरीर तक वो पोषण नहीं पहुंच रहा है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और बहुत आसानी से डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि पालक, मूली के पत्ते, प्याज के पत्ते, इस तरह की चीज़ें, गाजर, चुकंदर, ये सब आप गृह वाटिका में लगा सकते हैं। और ठीक है, आप अपने खेत में बड़े विस्तार पर मत जाइए, लेकिन अपने घर के आंगन में सर, और अपने ही परिवार की आवश्यकता पूर्ता हम फोकस करें। फिर यदि आप इसको बढ़ाना चाहें तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के आसपास हैं तो आप खेत से इसमें आमदनी बढ़ा सकते हैं। इस समय सबसे अच्छा मार्केट सर जैविक उत्पादन का है। हम सभी जानते हैं कि ये युग रसायनों का युग है और बहुत समय बीता भी नहीं है हमारे लिए। अभी हमने कोरोना काल देखा है, उस कोरोना काल में हमने देखा कि हम बाज़ार से सब्जियां खरीदने में डरे, हमने महीनों दिन सब्जियों का उपयोग नहीं किया, या फिर हमने सब्जियां डरते डरते क्रय किए तो उनको धोना, उनको ड्राई करना, एक दिन बाहर रखना, काफ़ी सारी व्यवहारिक चीज़ें हमने ज्ञान में सीखी। बट यदि हमारी गृह वाटिका में हमारे पास सब्जी उपलब्ध है तो उसमें किसी भी प्रकार के रोग के जीवाणु या रोगाणुओं की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा जाता। आपका परिवार और आप ही उन सब्जियों की देखभाल और तुड़ाई वगैरह करते हैं तो उनमें संक्रमण होने की संभावना कम हो सकती है। तो इस कोरोना काल में बहुत आवश्यक था कि यदि हमारे पास अपनी गृह वाटिका है तो हम उनसे सब्जियों की आपूर्ति लगातार और सतत बनाए रखकर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि फल व सब्जी इम्यूनिटी के लिए सबसे आवश्यक तत्व होते हैं जो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी कई सारे उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर जो सब्जी विक्रेता हैं वो कहीं ताज़ा सब्जी रखने को चमक बनाने के लिए कहीं तेल का प्रयोग करते हैं, कहीं पे नीला थोथा का प्रयोग करते हैं, कहीं साबुन का प्रयोग करते हैं, कहीं नाले में सब्जी धो डालते हैं। तो आपके सामने जो आपका उत्पादन हो रहा है जिसमें सब तरह की शुद्धता है, और इसके अलावा डॉक्टर साहब एक बड़ी बात यह है कि पूरा विश्व जहाँ पर्यावरण संरक्षण पर चिंतित है, शहरों में जहाँ कहा जाता है कि साहब गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो, तो कचरे का कितना अच्छा उपयोग आप खुद कर सकते हैं, हमें नगर निगम देने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सर। किस तरीके से हो घर के कचरे का उपयोग, इस पर भी हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपनी बात हमारी ग्रामीण महिलाओं को समझाएं। हाँ सर, यदि हमारी गृह वाटिका ग्रामीण क्षेत्र में, तब तो हम सभी महिलाओं को गृह वाटिका लगवाते समय एक कॉर्नर में एक छोटा सा गड्ढा तैयार करा देते हैं कि उनके किचन का वेस्ट, फलदार वृक्ष की पत्तियाँ, जो भी हरा भरा चारा निकलता है,
खेत की सफाई करते समय जो भी कूड़ा करकट निकलता है, आपकी रसोई से जो भी जैविक अवशिष्ट निकलता है, सब्जियों के छिलके हैं, दाल चावल का पानी है, चाय की पत्ती है, तो ये सारी चीज़ें हम उस कंपोस्ट में डलवाते हैं सर। और थोड़ा सा उसमें गोबर की खाद और वर्म्स यदि हम उपलब्ध करा दें तो सर बहुत अच्छी खाद हमारी गृह वाटिका के लिए तैयार हो जाती है और हमें किसी और रासायनिक खाद पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। यानी घर में ही केंचुआ पालन कर लें, घर में ही आप वर्मी कंपोस्ट बना लें, घर में ही आप देशी खाद बना लें, थोड़ा सा गोबर का समावेश कर लें, थोड़ा सा घर के कचरे का समावेश कर लें, थोड़ा सा सब्जियों के कचरे का समावेश कर लें, चाय की पत्ती मिला लें, जो कि लगातार आप लगातार हमारे पास, निश्चित रूप से आपके पास खुद के बनाने के लिए खाद है। लेकिन बात कीटनाशकों की करें, क्योंकि अच्छा तो यही होगा कि रासायनिक कीटनाशकों से बचें, फिर कैसे अपने फसल की सुरक्षा कर लें, अपने उस हरी भरी वाटिका की सुरक्षा कर लें हमारे। हाँ सर, सबसे पहले तो हमारी जो पोषण गृह वाटिका है उसका कॉन्सेप्ट हम पहले तो यही रखते हैं कि हम जैविक सब्जियों का उत्पादन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि जो भी गृह वाटिका है वो हमारे अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए हम सामान्यतः लगाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि 1-2 कीट हैं तब तो हमारी गृह वाटिका को नुकसान नहीं है, आप उन कीड़ों को पकड़कर भी हटा सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं और पौधों की सुरक्षा हो सकती है। बट यदि हमारी किसी वाटिका में कीटों का प्रकोप ज़्यादा है तो हम सारी किसान बहनों को ये कहते हैं कि आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करें, ट्राइकोडर्मा कार्ड को अपने खेत में लगाएं, येलो स्टिकी ट्रैप हैं आप उनका उपयोग करें, प्रकाश प्रपंच आजकल छोटे साइज़ों में भी उपलब्ध हैं, हम उनका उपयोग करें, फेरोमोन ट्रैप को यूज़ करें। इन सभी चीज़ों के द्वारा हम हमारी वाटिकाओं में कीड़ों से बचाव कर सकते हैं। और इन सब के अलावा भी यदि हमें कभी ऐसी आवश्यकता है कि कोई स्प्रे करें तो हम नीम का तेल और नीम की खली और घर में वैसे से तैयार जो कीटनाशकों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे नीमास्त्र है, जीवाश्म वगैरह हैं, घर की खट्टी छाछ है, करेले हैं, कुछ बेशर्म की पत्तियां वगैरह डाल के घर में काढ़ा टाइप का तैयार करते हैं और उनका स्प्रे भी यदि हम सब्जियों पे करें तो उनका कोई साइड इफ़ेक्ट हमें नहीं होता और हमारे कीड़ों पे भी हमारा नियंत्रण हो जाता है। कीड़े तो लहसुन मिर्ची की चटनी भी पसंद नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों और हमारे शहरी जो उपभोक्ता हैं, जो सब्जी उत्पादक हैं, वो अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं एक छोटी सी वाटिका ज़रूर लगाएं। आपका स्वास्थ्य वैसे ही अच्छा हो जाएगा, सब्जी खाने से पहले अच्छा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। डॉक्टर बरखा शर्मा जी को हम धन्यवाद करते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसी मौसम में आपकी गृह वाटिका लगे और जल्दी ही पल्लवित पुष्पित हो। किसान भाइयों, इसी संदेश के साथ आइए अब देख लेते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 66% रबी फसलों की बुवाई पूरी, जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाए, रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन, आलू में खरपतवार नियंत्रण और पशुओं में थनैला रोग का उपचार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में रबी फसलों की बुवाई शीघ्रता से की जा रही है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 91.77 लाख हेक्टेयर में रबी बुवाई हो चुकी है, जो इस साल के निर्धारित लक्ष्य का 66.1% है। इस वर्ष 138.89 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई प्रस्तावित है। गेहूं 94.82 लाख हेक्टेयर में बोया जाना प्रस्तावित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में रबी फसलों की बुवाई हो रही है। अब तक गेहूं की बुवाई 52.81 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में समान अवधि में 6 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। चने की बुवाई 20.02 लाख हेक्टेयर में हुई है। मटर 1.89, मसूर 5.12, राई सरसों 10.34 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। अनाज की कुल बुवाई 53.42 एवं दलहनों की 27.04 लाख हेक्टेयर में हुई है। तिलहनी बुवाई 11.08 लाख हेक्टेयर में हुई है। बोई गई रबी फसलों की स्थिति बेहतर है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल केंद्रीय स्तर से की गई उर्वरक की उपलब्धता संबंधी समीक्षा में वर्चुअली सम्मिलित हुए। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश के विभिन्न राज्यों में उर्वरकों की आपूर्ति की समीक्षा की। श्री पटेल ने केंद्रीय स्तर से की गई समीक्षा बैठक में सुझाव दिया कि प्रचलित उर्वरकों के साथ ही अन्य विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
कृषि उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई का विशेष महत्व है। पौधे सिंचाई जल की क्षमता पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण सिंचाई को सही समय पर एवं सही विधि से नहीं दिया जाना है। वर्तमान में उपलब्ध जल का लगभग 84% खपत कृषि में होती है, अतः जल के कुशल और मितव्ययतापूर्ण उपयोग पर ध्यान दिया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। फसलों की आवश्यकता अनुसार पानी दिए जाने की जरूरत रहती है। फसलों की क्रांतिक अवस्था के अनुसार सिंचाई करना चाहिए। गेहूं में शीर्ष जड़ निकलने के समय, कल्ले निकलते समय तथा गभोट अवस्था में सिंचाई फायदेमंद रहती है। गेहूं में फूल आने की अवस्था एवं दूध भरने की अवस्था में सिंचाई अत्यधिक आवश्यक है। चना में शाखाएं निकलते समय एवं फल बनने की अवस्था में सिंचाई करना चाहिए। मटर में पुष्प आरंभ की अवस्था एवं फलियां लगने की अवस्था में सिंचाई लाभदायक रहती है। मसूर की फसल में फूल आने से पहले तथा फली भरने की अवस्था में सिंचाई करना चाहिए। इसी तरह सरसों के फूल आने के पूर्व की अवस्था एवं फलियों के विकास की अवस्था में सिंचाई करना बेहद आवश्यक है। आलू में मुख्य रूप से गुल्ली डंडा, जंगली जई, दूब, बथुआ, गाजर घास, सेंजी, कृष्णनील, प्याजी, हिरनखुरी, मोथा मुख्य रूप से उगते हैं, जो आलू की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आलू में 2 निंदाई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण के लिए पर्याप्त है। पहली निंदाई गुड़ाई आलू बुवाई के 20 दिन बाद तथा दूसरी 35 से 40 दिन के बाद करें। जहां पर श्रमिक आसानी एवं कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं, वहां पर खुरपी हैंडहो द्वारा खरपतवार नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा खरपतवार नाशी का प्रयोग करके कम समय में प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। पशुओं में थनैला एक प्रकार का थनों का संक्रामक रोग है। यह रोग ज़्यादा व्याध की तथा ज़्यादा दूध देने वाली गायों और भैंसों में होता है। इस बीमारी की रोकथाम पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, अन्यथा इस बीमारी से थन खराब होने का खतरा रहता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए पशु घर के फर्श को साफ सुथरा रखें, समय समय पर चूने का छिड़काव करते रहें तथा मक्खी मच्छरों पर नियंत्रण रखें। दूध दोहने के लिए पशुओं को स्वस्थ स्थान पर रखें। दूध दोहने से पहले थनों को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धोएं तथा अपने हाथों को भी साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। दूध दोहने के पश्चात थनों को लाल दवा के घोल में डुबाएं। स्वस्थ पशुओं का दूध पहले अथवा बीमार पशुओं का दूध बाद में दोहें। दूध दोहने के पश्चात थन की नली कुछ देर तक खुली रहती है और यदि इसी समय पशु फर्श पर बैठ जाए तो बीमारी के कीटाणु थनों में प्रवेश कर जाते हैं तथा पशु थनैला रोग से ग्रसित हो जाता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि दूध दोहने के तुरंत बाद पशु जमीन पर ना बैठें। इसके लिए दूध दोहने के पश्चात पशुओं को चारा दें। इसके अतिरिक्त दुधारी पशुओं की समय समय पर जांच करवाते रहें और अगर थन अथवा दूध में कुछ भी नजर आए तो नज़दीकी पशु चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।